देखिए आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इंटरफियरेंस की, लेकिन इंटरफियरेंस को समझने से पहले हमें कुछ पॉइंटों को समझना होगा। इंटरफियरेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जब तक हम उन्हें नहीं जानेंगे तो इंटरफियरेंस को क्लियर नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरफियरेंस, बोर्ड के हिसाब से भी, कंपटीशन के हिसाब से भी। बोर्ड के एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन 100% इंटरफियरेंस से मिलना ही मिलना है, और थोड़ी सी भी अगर आपने मेहनत कर ली तो तैयार हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये प्रैक्टिस जो करो आप, लिख लिख करके प्रैक्टिस किया। तो चलिए, व्यतिकरण को समझने के लिए, इंटरफियरेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। हालांकि ये शब्द नया नहीं है आपके लिए, पहले ही चैप्टर में मैं आपको अध्यारोपण के सिद्धांत को अच्छी तरह से बता चुका हूं, पर फिर भी चलिए बात करते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत देखिए, अध्यारोपण के सिद्धांत को आपने पहले चैप्टर में 2 बार पढ़ा, और वहां पे कहते थे अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जो किसी आवेश पर लगने वाला नेट बल है वो अलग अलग आवेशों से लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इस तरह से आपने पढ़ा F = F1 + F2 + F3 + डॉट डॉट डॉट, समझ गए ना। फिर आपने उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रेस्पेक्ट में पढ़ा। क्या किसी भी बिंदु पर अगर हमें नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो पहले एक आवेश से निकालें, फिर दूसरे से निकालें, फिर तीसरे से निकालें, फिर चौथे से निकालें, और बाद में उसका कर दें वेक्टर सम। इसका मतलब वो भी क्या है, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु पर जो परिणामी तीव्रता होती है वो अलग अलग आवेशों के कारण तीव्रताओं के सदिश योगों के बराबर होती है। ये भी आपका क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत है, प्लस डॉट डॉट डॉट। तो बात ये नहीं है कि आप इसको किसके लिए यूज कर रहे हो, बल्कि अध्यारोपण का सिद्धांत मेन पॉइंट क्या है। वास्तव में ये सभी वेक्टरों के लिए यूज किया जाता है। यानी जब भी कभी 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर आपको लगे आपस में मिल रहे, उसको एक वर्ड लेते हैं सुपरइम्पोज्ड होना, अध्यारोपित होना, आपस में मिलना। अगर खास तरह से बात की जाए वेव के लिए, तरंग के लिए, कि जब 2 तरंगें आपस में मिलती है तो उसके लिए यूज करते हैं अध्यारोपित होती है, एक दूसरे पर आकर के गिरती है। ठीक है, तो रियल में ये जो वर्ड है अध्यारोपण का सिद्धांत, ये किसी भी वेक्टर के लिए है। यानी जब कभी भी 2 या 2 से ज्यादा तरंगें आपस में मिलेंगी तो मिलने के बाद जो परिणामी तरंग बनेगी, जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, उसका जो विस्थापन होगा वो अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के, यानी y1 y2, तो अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर हो जाता है। ये है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ये केवल विस्थापन के लिए लागू नहीं होता था, ये किसी भी सदिश के लिए लागू होता था। इसीलिए यहां भी हमने उसको फोर्स के टर्म में लिया और यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के टर्म में लिया। तो अध्यारोपण के सिद्धांत का मतलब आप समझ गए कि जब 2 या 2 से ज्यादा तरंगें आपस में मिलती हैं या अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग का जो विस्थापन होता है वो अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर हो जाता है। अब यहां थोड़ा सा और समझना है। देखिए, कोई भी तरंग होती है तो नॉर्मली जब हम तरंग लेते हैं तो आप एक तरंग को ऐसे करके दिखाते हैं, ये एक तरंग है, और तरंग इसी रूप में आगे बढ़ती है। तो वास्तव में ये जो ऊपर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अगर आप इसको मीन पोजीशन की बात करें तो ये इसका अधिकतम विस्थापन है, और अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हो आप। मीन पोजीशन से, माध्य स्थिति से एक और जितनी अधिकतम दूरी पर जाओगे, जैसे आपने देखा होगा, मान लो एक गेंद ले ली आपने और गेंद को धारी में बांध करके एक हाथ से पकड़ लिया और उसको छोड़ दिया सिंपली, तो सिंपली वो जहां रुक रही है नीचे वो है उसकी माध्य स्थिति, उसकी मीन पोजीशन। और जब आप उसको थोड़ा सा खींच करके छोड़ दोगे तो इधर वाली पोजीशन को कहते हैं अधिकतम विस्थापन की स्थिति, एक्सट्रीम पोजीशन। और जब छोड़ दोगे तो वो मीन पोजीशन के इधर उधर दोलन करने लग जाएगी। तो अपनी मीन पोजीशन से एक और जितना अधिकतम जाती है उसको कहते हैं आयाम। सही है ना, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या है, आयाम। तो वास्तव में ये इसका आयाम हो गया एक दिशा में, और यहां देखोगे तो ये आयाम हो गया दूसरी दिशा में। लेकिन इस पोजीशन को, ये जो ऊपर वाली पोजीशन है, इसको क्या कहते हैं,
इसको कहते हैं क्रैश्ड, और नीचे वाली पोजीशन को कहते हैं ड्रॉप, और हिंदी में बोलते हैं स्त्रंग और गर्त। हिंदी में बोलते हैं इसको स्त्रंग और इसको गर्त। यानी जो वेव होती है, जो तरंग होती है, वो स्त्रंग और गर्तों से मिलकर के बन रही है। क्या कौन सी तरंग है ये? अनुप्रस्थ तरंग। जो हमने आपको बताया था कि जो यांत्रिक तरंगें होती है वो दो तरीके की, एक अनुप्रस्थ, एक अनुदैर्घ्य। तो जो अनुप्रस्थ तरंग होती है वो स्त्रंग और गर्त से मिलकर के बनती है, जबकि अनुदैर्घ्य तरंग की बात करोगे तो संपीड़न और बेलन, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, यानी वो एयर में बनती है। जैसे हम बीन बजा रहे हैं तो एयर के अंदर क्या होगा, कुछ पॉइंटों पे तो एयर के पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, यानी संपीड़न हो रहा है, और कुछ जगह दूर दूर हो जाएंगे, बेलन हो रहा है। तो वहां जो तरंगें बनती है वो संपीड़न और बेलन के फॉर्मेट पे बनती है, और यहाँ स्त्रंग और गर्त। तो ऊपर वाला जो पोर्शन पार्ट ये है स्त्रंग, और ये नीचे वाली जो पोजीशन है ये गर्त। अब क्या ले रहे हो आप? मान लीजिए दो वेवें मिल रही हैं आपकी, क्योंकि व्याकरण जब भी हम देखेंगे दो वेवों के सुपरपोजिशन की बात वहां पर की जाएगी, दो वेवों के आपस में मिलने की बात वहां पर की जाएगी। तो दो तरंगें जब आपकी मिल रही हैं, अब वो तरंगें किस कंडीशन में मिल सकती है? पहला पॉइंट, क्या एक तरंग का स्त्रंग और दूसरे तरंग के स्त्रंग के साथ मिलता है, यानी एक का क्रैश और दूसरे का भी क्रैश। एक्चुअल में जब हम किसी तरंग का इक्वेशन लिखते हैं तो उस इक्वेशन को लिखा जाता है y = a sin ओमेगा t, जहां y होता है उसका विस्थापन, a होता है उसका आयाम, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति। अगर जरूरत पड़ जाएगी तो ओमेगा की जगह पे लिख सकते हो 2 पाई न्यू, या n लिख सकते हो, जहां n या न्यू को कहोगे आवृत्ति, और t होता है टाइम। लेकिन ओमेगा t को मिलाकर के अगर बात करें तो इसको बोलते हैं कला, फेज, इसको बोला जाता है कला। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब जब आप ये कहते हैं कि स्त्रंग स्त्रंग के साथ मिल रहा है, इसका मतलब समान कला में है। कला का मतलब है दोनों तरंगें साथ साथ चली, एक साथ स्टार्ट किया दोनों तरंगों ने, साथ साथ उनके स्त्रंग आए, साथ साथ फिर जीरो हुई, और साथ साथ उनके गर्त आए। इसका मतलब वो समान कला में चल रही है, आपस में समान कला में मिल रही है, यानी उनका जो एंगल बन रहा है साइन का वो एक जैसा है। तो कंडीशन की मैं जो बात कर रहा था, यानी एक कंडीशन ये हो सकती है कि एक तरंग का स्त्रंग और दूसरी तरंग के स्त्रंग के साथ में मिलता है। तो स्त्रंग, जो स्त्रंग है वो किसके साथ मिल रहा है? स्त्रंग के साथ मिल रहा है, दोनों तरंगों के स्त्रंग आपस में मिल रहे हैं। इसका मतलब कैसे दिखाओगे? मान लीजिए आप उसको दिखाना चाहते हैं, पहली तरंग आपने ले ली, के साथ ये पहली तरंग है, ये पहली तरंग है। अब दूसरी तरंग ले रहे हो, दूसरी तरंग का स्त्रंग भी इसकी स्त्रंग, यानी तो देखो जब ये अधिकतम हुई तब ये अधिकतम है, जब ये जीरो हुई तब ये भी जीरो है, जब ये गर्त आया तो इसका भी गर्त तभी आया, फिर इसका स्त्रंग जहां आया उसका स्त्रंग वहां आया, जब जीरो हुई जीरो और गर्त गर्त और फिर से जीरो। तो इनको कह सकते हैं कि भाई ये समान कला में है ये। हाँ, इनके विस्थापन अलग अलग है, इनके आयाम अलग अलग है, सही है ना? अगर आप इसके विस्थापन की बात कर रहे हो, इसको मान के चल रहे हो y1, और इसके विस्थापन की बात कर रहे हो, इसे मान के चल रहे हो y2। अब आप इस तरंग में कह सकते हो, इस कंडीशन में आप कह सकते हो कि ये समान कला में है। जब स्त्रंग स्त्रंग के साथ मिल जाए या गर्त गर्त के साथ मिल जाए तो उनको बोला जाता है समान कला में। और समान कला में जब परिणामी तरंग के विस्थापन की बात करोगे तो परिणामी तरंग का विस्थापन जो होता है दोनों तरंगों के विस्थापन के योग के बराबर हो जाता है। इसका मतलब अगर परिणामी तरंग जो बनेगी तो उसका विस्थापन y बराबर हो जाएगा, यहाँ पे y1 प्लस y2, और परिणामी तरंग को दिखाओगे तो ये दोनों तरंगें आपस में जुड़ जाएंगी। ये आपकी परिणामी तरंग आ गई। अब इसको बोलोगे परिणामी तरंग, और इसके विस्थापन को y को कहोगे y1 प्लस y2। तो इस तरह से जब दो तरंगें आपस में मिलती हैं और उनके स्त्रंग स्त्रंग के साथ और गर्त गर्त के साथ मिल ले तो उसको बोला जाता है समान कला में। और वहां पर जो विस्थापन हो जाता है y इक्वल हो जाता है y1 प्लस y2।
लेकिन दूसरी कंडीशन में, अगर दूसरी कंडीशन ऐसे भी हो सकता है कि पहली तरंग का सुरंग और दूसरे के गर्त के साथ मिल रहा है, तो वो समान कला में नहीं है, बल्कि वो विपरीत कला में है। भाई एक चक्कर पूरा जो होता है तरंग का, एक चक्कर, इसका मतलब एक चक्कर का मतलब होता है 2 पाई का फेज डिफरेंस। कला एक चक्कर में कितने कोण से घूम जाते हो आप? 2 पाई, 360 जिसको बोलते हैं, और आधे चक्कर में पाई। तो सुरंग से चले और गर्त तक आए तो ये आधा चक्कर ही बोला जाता है यहां से यहां तक, क्योंकि 1/4 इधर रह गया, 1/4 इधर रह गया। इसका मतलब उन दोनों पॉइंटों के बीच में जो कलांतर होता है, कला का जो डिफरेंस होता है वो पाई का होता है, और पाई डिफरेंस को कहा जाता है विपरीत कला। क्या बोला जाता है? विपरीत कला। क्योंकि देखिए यहां से चले आप ऊपर की तरफ और जब यहां आए तो 180 का कोण हो गया, तो यहां से अब नीचे की तरफ, तो कला विपरीत हो गई। तो आप कह रहे हैं दूसरी कंडीशन में कि एक वेव का तो सुरंग है और उस समय दूसरे का गर्त है, यानी दो तरंगे आपस में इस तरह से अध्यारोपित होती हैं कि एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रोप आपस में मिलते हैं, तो फिर उनको विपरीत कला में कहा जाता है। ऐसी स्थिति में इनको समान कला में कह रहे थे, ऐसी स्थिति में इसको विपरीत कला में बोलोगे आप। विपरीत कला में आपस में मिल रही है ये। और अगर तरंग को बना करके दिखाओगे आप, मान लीजिए आपने पहली तरंग ली, ये पहली तरंग है और इसके विस्थापन को आप बाई कह रहे हो, बाई1 मान लो चलो। लेकिन अब कह रहे हैं दूसरी तरंग, इसका जहां सुरंग होगा उसका वहां गर्त होगा, तो दूसरी तरंग को डेफिनेटली आप नीचे की तरफ से शुरू करोगे डॉट डॉट तक। क्या देख रहे हो? जहां इसका सुरंग है ऊपर का भाग है, वहां पर उसका नीचे का भाग है, यानी एक का सुरंग दूसरे के गर्त के साथ मिल रहा है, तो वो विपरीत कला में है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? अगर इसके विस्थापन को y2 कह रहे हो तो परिणामी तरंग का जो विस्थापन होता है वो y1 माइनस y2 हो जाता है, यानी ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा दिया जाता है। तो आप इसीलिए हमने एक तरंग को छोटा और एक को बड़ा करके दिखाया है। अब जो परिणामी तरंग बनेगी, अब ज्यादा में से कम घटेगा, तो अब इससे ऊपर नहीं जाएगी परिणामी तरंग, बल्कि उसकी वैल्यू y1 से तो कम ही रहेगी। इसलिए परिणामी तरंग आपकी कहीं बीच में ऐसे करके दिखाओगे आप, ये परिणामी तरंग है जिसको आप y दिखा रहे हो, और y2 करके हो जाएगा y1 माइनस y2। तो व्याकीकरण को समझने से पहले आपको इन तीन चीजों को समझना होगा कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, और अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जब एक तरंग का सुरंग दूसरे के सुरंग से मिलता है तो परिणामी तरंग कैसे बनती है, और एक का गर्त दूसरे के सुरंग के साथ मिलता है तो परिणामी तरंग कैसी बनती है। इसको समान कला में बोला जाता है और इसको विपरीत कला में। पहले आपको ये चीज समझनी होगी छोटी सी। इसके बाद भी कुछ पॉइंट आने बाकी हैं जो इंटरफियरेंस को समझने के लिए बहुत आवश्यक है, और उस क्रम में सबसे पहला पॉइंट फिर आता है इसके बाद कला संबद्ध स्रोत, अंग्रेजी में बोला जाता है कोहेरेंट सोर्स। कला संबद्ध कोहेरेंट, और एक होता है कला असंबद्ध इनकोहेरेंट। तो दोनों पॉइंटों को हमें समझना है। कोहेरेंट सोर्स कला संबद्ध स्रोत, और दूसरा कला असंबद्ध। इनकोहेरेंट। दोनों को समझने की कोशिश करिए। देखिए, जब तक आपके पास स्रोत का मतलब प्रकाश स्रोत, एक चीज मैं बता दूं, यहां इंटरफियरेंस की बात चल रही है, तो वास्तव में यहां प्रकाश के इंटरफियरेंस की बात चल रही है। हालांकि इंटरफियरेंस किसी भी वेव का हो सकता है, इंटरफियरेंस ध्वनि का भी होता है, लेकिन यहां जो बात चल रही है वो प्रकाश का व्यतिकरण की बात चल रही है। प्रकाश का व्यतिकरण। इंटरफियरेंस ध्वनि में भी होता है। इंटरफियरेंस का मतलब तरंग का, तो तरंग तो ध्वनि वाली भी होती है, तरंग प्रकाश वाली। इसलिए हमें समझना होगा कि हम किसी भी तरंग का इंटरफियरेंस समझ सकते हैं। तरीका दोनों का बिल्कुल सेम है।
इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक इस पॉइंट को नहीं समझेंगे, देखिए ये एक आवश्यक कंडीशन है कि अगर आप इंटरफियरेंस कराना चाहते हो तो आपके पास जो स्रोत होना, भाई आप कह रहे हैं कि तरंगे आ रही हैं, दो तरंगे मिल रही हैं, दो तरंगों का अध्यारोपण हो रहा है। अध्यारोपण का मतलब आपस में मिलना। तो वो जो दो तरंगे आ रही है काय से आ रही है सर? प्रकाश के स्रोत से आ रही है। तो वो जो प्रकाश का स्रोत है वो कैसा स्रोत है? वो कला संबद्ध स्रोत है या कला असंबद्ध स्रोत है? उस चीज को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो कला संबद्ध 3 पॉइंट ध्यान रखने बस। कला संबद्ध स्रोत किसको कहते हो? यानी ऐसे दो स्रोत जिनकी आवृत्ति समान हो, फ्रीक्वेंसी समान हो, आवृत्ति समान हो, उनकी तरंग दैर्घ्य समान हो, और उनके बीच में जो कलांतर की बात आप कर रही हो वो कांस्टेंट रहे या समान कला में हो, तो आप ये कह सकते हैं। तो मेन जो बात है ना वो वास्तव में फेज डिफरेंस वाली बात है, यानी उनके बीच में जो कलांतर है वो नियत है, उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कैसा है? कांस्टेंट है। तो तीसरा पॉइंट है नियत कलांतर, जो उनके बीच में फेज डिफरेंस है वो कैसा है? कांस्टेंट है। यानी दोनों तरंगों के बीच में जो कलांतर पहले हो वो हमेशा के लिए उतना ही रहना चाहिए, उसको कहते हैं नियत कलांतर। अब आप कहोगे कलांतर शब्द कहां से आ गया? कलांतर को अंग्रेजी में कहते हैं फेज डिफरेंस, और फेज कहते हैं कला को। तो कलाओं का अंतर कलांतर। जैसे एक वेव के इक्वेशन को आपने लिखा y1 = a1 sin ओमेगा t, और दूसरी वेव के इक्वेशन को लिखा a2 sin ओमेगा t और प्लस मान लिया फाई। तो अब इसकी कला कितनी है? ओमेगा t, और दूसरे वाले की कला कितनी है? ओमेगा t प्लस फाई। और मैं आपसे कहूंगा कलांतर बताओ, तो कलाओं का अंतर, तो दूसरे वाली का ओमेगा टी प्लस फाई, पहले वाली का ओमेगा टी, तो अंतर हो गया फाई का, तो फाई वहां पर कलांतर हो गया। तो ये फाई जो है तरंगों के बीच में कांस्टेंट रहना चाहिए, अब वो बदलना नहीं चाहिए, उसको कहते हैं नियत कलांतर, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो 3 बातें, जिस ऐसे दो स्रोत जिनसे चलने वाली तरंगों की 3 चीजें हैं वो स्रोत कहला जाएंगे कला संबद्ध स्रोत। 2 स्रोतों की बात हो रही है, एक स्रोत की बात नहीं हो रही, यानी अकेला स्रोत कला संबद्ध नहीं बोला जाता है। कला संबद्ध शब्द ऐसे 2 स्रोतों की बात कर रही हो जिनकी आवृत्ति, जिनसे मतलब जिनसे निकलने वाली तरंगों की आवृत्ति समान हो, तरंग दैर्घ्य समान हो, और उनके बीच में कलांतर जो है नियत रहे, उसको कहते हैं कला संबद्ध स्रोत। असंबद्ध, का मतलब होता है नहीं, इनकोहेरेंट, यानी जिनमें ऐसा ना हो, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी समान ना हो, उनकी तरंग दैर्घ्य समान ना हो, और उनके बीच में जो कलांतर है वो समय के साथ नियत न रहे, उनको कहेंगे कला असंबद्ध स्रोत। तो अगर आपने संबद्ध की परिभाषा याद कर ली तो असंबद्ध तो अपने आप बन जाएगा, उसमें तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अब एक चीज और आती है कि भाई ऐसे कौन से सोर्स होते हैं, ऐसे कौन से स्रोत होते हैं जिनको तुम कला संबद्ध स्रोत कह सकते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वास्तव में कभी कभी पूछा भी गया 1-2 बार, ऐसे करके पूछा जा सकता है, क्या 2 अलग अलग स्रोत, एक स्रोत आपने ये ले लिया, एक स्रोत ये ले लिया, क्या ये 2 अलग अलग स्रोत कभी कला संबद्ध हो सकते हैं? ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया कई बार। हालांकि देखिए मैं एक बात बता दूं क्लियरली आपको, इस क्वेश्चन का आंसर अभी आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से नहीं आएगा, लेकिन कब आएगा? जब आप एटम वाला चैप्टर पढ़ोगे, परमाणु वाले चैप्टर को जब पढ़ोगे, चैप्टर 12 को जब पढ़ोगे, उस समय आपकी समझ में पूरी तरीके से आ जाएगा। पर फिर भी मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा, उसका प्रयास करता हूँ। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या है, कला संबद्ध आपकी समझ में आ गया, असंबद्ध आपकी समझ में आ गया, जिसमें ये चीज न हो उसको कला संबद्ध कहेंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि 2 अलग अलग स्रोत कभी भी कला संबद्ध नहीं हो सकते। एक स्रोत आपने ले लिया ये S1 और दूसरा स्रोत ले लिया S2, और आप कहेंगे ये कला संबद्ध हो जाए, कभी पॉसिबल ही नहीं है, ये कभी कला संबद्ध नहीं हो सकती, बल्कि ये असंबद्ध स्रोत कहलाएंगे। तो कला संबद्ध क्यों नहीं हो सकते, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं हम। तो सबसे पहली बात यह है कि आप इनसे निकलने वाली तरंगों की बात करोगे कि भाई इनसे तरंगें निकल रही हैं। तरंग का मतलब प्रकाश तरंगें,
क्या चीज निकल रही है? प्रकाश। इनसे प्रकाश निकल करके आ रहा है, दोनों स्रोतों से। अब अगर इन दोनों स्रोतों से निकलने वाले प्रकाश की आवृत्ति समान हो जाए, तरंगदैर्घ्य समान हो जाए और उनके बीच में कलांतर नियत हो जाए, कांस्टेंट हो जाए टाइम के साथ, तो ये कड़ा संबंध हो सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है, उस चीज को समझने की हमें जरूरत है। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। हमें जानना पड़ेगा कि ये प्रकाश प्रोड्यूस कहां से होता है। कोई स्रोत है तो वो प्रकाश देता कैसे है, उस चीज पे जाना पड़ेगा हमें। और उस चीज पर जाने के लिए हमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा एटम वाले चैप्टर। एटम वाले चैप्टर में रियल में क्या होता है, देखिए एटम की जो स्ट्रक्चर होती है आप उसको पढ़ चुके हो, उसको जान चुके हो, मैंने भी पहले चैप्टर में पढ़ा दिया, बाकी केमिस्ट्री वगैरह में भी आपने उस चीज को समझा है। एटम की जो स्ट्रक्चर होती है, एटम की संरचना की बात करें तो एटम 10⁻⁻10 मीटर का एक गोला है, एक स्फीयर है, और उसका एक सेंट्रल पोर्शन होता है जिसको आप नाभिक कहते हैं, और उसका साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर का। और नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बाहर, न्यूक्लियस से बाहर, उसको नाभिक बोलते हैं। न्यूक्लियस से बाहर अलग अलग ऑर्बिटों में चक्कर लगाते रहते हैं, और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका एक अलग नियम होते हैं। बहुत सारे बाहर की जो ऑर्बिट होती है उसके इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन और अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों को बद्ध इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन आप बोलते हो। ऐसा मैं आपको पहले बता चुका। अब क्या चीज है उसको समझने की कोशिश करनी है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उन इलेक्ट्रॉनों का हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक एनर्जी लेवल होता है, अपना एक ऊर्जा स्तर होता है, यानी वो जहां पर है उसका एक लेवल है। जैसे आप देखते हो भाई समाज में तमाम तरह के लोग रह रहे हैं, इसका मतलब हर व्यक्ति का अपना एक लेवल है कि वो किस श्रेणी का व्यक्ति है। वो गरीब तबके का व्यक्ति है, मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, या फिर उच्च वर्ग का व्यक्ति है। यहाँ पर मान लीजिए आप अगर उसको इकोनॉमिकली बात करना चाहते हो तो इकोनॉमिकली में गरीब है, या मध्यम श्रेणी में आता है वो इकोनॉमिकली, या फिर बहुत अमीर है, पैसे वाला है। इस तरह से समझ सकते हैं। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एनर्जी लेवल है। अब क्या हुआ, मान लीजिए बाहर से कभी कोई एनर्जी आई, बाहर से कोई एनर्जी आई और उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई किसी को जो कि लोअर ऑर्बिट में था, यानी उसका एनर्जी लेवल नीचे था, उसको हम E1 मान रहे हैं। उसके ऊपर के एनर्जी लेवल को E2 मान रहे हैं। ये गरीब व्यक्ति हो गया, ये मध्यम वर्ग का हो गया, और ये अमीर हो गया। तो लोअर, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर एनर्जी लेवल में, उस समय उसे बाहर से एनर्जी मिल गई। एक गरीब व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए मिल जाए, अब गरीब रह जाएगा? तो जो लोअर एनर्जी लेवल में था उसको बाहर से एनर्जी मिल गई, तुरंत उसने एनर्जी ली और जंप लगा करके हायर एनर्जी लेवल में चला गया। ठीक है भाई? और अचानक इस तरह का पैसा मिल जाए, हर एक कोई दूरी बचा पाता है, क्या कर देगा? बर्बाद। लेकिन यहाँ सिचुएशन अलग है, वहाँ सिचुएशन अलग होती है। तो मैं तुम्हें वैसे ही एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको ध्यान रखेगा। ठीक है ना? तो क्या होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के हायर एनर्जी लेवल में जाता है, वहां ज्यादा देर नहीं रुकता, केवल वहां रुकेगा 10⁻⁻8 या 9 सेकंड तक। और ये बहुत छोटा समय होता है, आप जानते हो। माइनस का 9 सेकंड, 1 सेकंड को ही हम तो छोटा समझते हैं, और ये तो माइनस के 9 सेकंड है। तो आप समझ गए होंगे कि कितना छोटा होगा। तुरंत वहां से लौट करके आ जाता है अपने ग्राउंड लेवल में, जहां से गया था वहीं पे। तो जहां से गए थे वहीं पे तुरंत लौट करके आ रहे हैं। लेकिन लौटते समय ये क्या कर देता है, जो एनर्जी इसने ली थी उसको फोटोन के फॉर्मेट में बाहर निकाल देता है। और फोटोन की एनर्जी होती है hν, और ये फोटोन लाइट होती है। ये फोटोन ही प्रकाश है। इसका मतलब आप समझ गए कि प्रकाश उत्पन्न कहां से हो रहा है, प्रकाश आ कैसे रहा है। अब आप कहोगे था ये कैसे आ रहा है? भाई मान लीजिए कोई बल्ब है, ये बल्ब है और ये बल्ब का फिलामेंट है। जब बल्ब जलता है तो फिलामेंट गर्म होता है। गर्म होने का मतलब उसको हीट मिल रही है, उसको एनर्जी मिल रही है। और फिलामेंट, चाहे फिलामेंट कितना भी तंतु, जानते हो बल्ब के अंदर तंतु होता है, फिलामेंट जिसको टंगस्टन का बना होता है, इस तरह का पढ़ा होगा आप लोगों। तो फिलामेंट जो होता है चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन उसमें लाखों करोड़ों एटम्स हो सकते हैं, क्योंकि एक एटम का साइज तो इतना छोटा होता है उसे हम अपनी आंख से ही नहीं देख सकते। और ये तो फिलामेंट तुम्हें आंख से दिख रहा है, इसका मतलब इस फिलामेंट के अंदर लाखों करोड़ों एटम हैं। अब लाखों करोड़ों एटमों को एनर्जी मिली एक साथ, उनके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब उन इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिली एक साथ। अब जब इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिलेगी तो तुरंत वो क्या करेगा, हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा।
और हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, वहां थोड़ी देर रुक करके तुरंत लोअर एनर्जी लेवल में आएगा और क्या निकालेगा? प्रकाश। वही प्रकाश आपको दिखता है, वही प्रकाश आपके आसपास फैल जाता है। तो आपको पहले समझना होगा, कला असंबद्ध स्रोत को समझने से पहले कि प्रकाश प्रोड्यूस कैसे होता है, उस चीज को समझना होगा। अब क्या आती है भाई कि अब एक स्रोत तो आप इसको ले रहे हो और एक स्रोत दूसरा बल्ब ले रहे हो आप। अब लाखों एटम इसमें है, करोड़ों एटम इसमें है, करोड़ों एटम इसमें है। अब ये एक्साइट हो, इसको एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर एनर्जी लेवल को छोड़ करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, उसको उस समय एटम की एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था बोला जाता है परमाणु की। तो परमाणु की वो उत्तेजित अवस्था होती है उस समय, लेकिन वो लौट करके आते समय प्रकाश को उत्सर्जित करता है, प्रकाश निकालता है। लेकिन बात यहां क्या है कि अब टाइम कितना कम होता है, 10⁻⁹ सेकंड वहां रुकने का। अब उसके बाद दो एटम आप अलग अलग ले रहे हो, दो बल्ब आप अलग अलग ले रहे हो। इसके एटम अपनी तरह से ऊपर की एनर्जी लेवल में जाएंगे, लौट के आएंगे, इसके एटम अपनी तरह से ऊपर जाएंगे, नीचे लौट के आएंगे। क्या कभी भी उनसे निकलने वाला प्रकाश समान कला में आ सकता है? क्या उसके बीच में फेज डिफरेंस समान हो सकता है? इसलिए कभी भी दो कला संबद्ध, कभी भी दो अलग अलग स्रोत कला संबद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही स्रोत के अंदर लाखों करोड़ों एटम होते हैं, उधर दूसरे स्रोत के अंदर लाखों करोड़ों एटम है। जब उनसे प्रकाश निकलेगा तो टाइम का गैपिंग कहीं ना कहीं आ जाएगा भाई। टाइम की गैपिंग कहीं ना कहीं हुई, फेज में आगे पीछे हो जाएंगे, उसका फेज डिफरेंस डेफिनेटली क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। इसलिए कलांतर जो है, नियत रहना इतना आसान काम नहीं है। इसीलिए आप कह सकते हो कभी भी दो स्रोत, अलग अलग दो स्रोत कला संबद्ध स्रोत नहीं हो सकते। अब प्रश्न ये आता है कि जब कला संबद्ध स्रोत दो होंगे ही नहीं, तो फिर तुम व्यतिक्रम कैसे कराओगे भाई? इंटरफियरेंस फिर कैसे होगा? उसके लिए तो हमें कला संबद्ध स्रोतों की जरूरत पड़ती है। इंटरफियरेंस की अगर कंडीशन आ जाए, कभी भी ये पूछे कि आप सस्टेन्ड इंटरफियरेंस पैटर्न के लिए 4 कंडीशन लिखिए, तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि दोनों स्रोत कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए। अगर कला संबद्ध स्रोत नहीं है तो कभी भी व्यतिकरण हो ही नहीं सकता। बात समझिए कि नहीं? पहली कंडीशन है ये व्यतिकरण के लिए। इसका मतलब फिर आएंगे कहां से स्रोत? अब उस बात को समझने की जरूरत है। मान लीजिए आप ऐसा कर रहे हैं, एक सोर्स लिया आपने और सोर्स लेकर के आप रिफ्लेक्शन के द्वारा इसका इमेज बना रहे हो। तो सोर्स यही है, अब रिफ्लेक्ट होकर के इमेज बन रहा है, तो ये और इसका इमेज दो नए स्रोत माने जा सकते हैं और उनको कला संबद्ध माना जा सकता है। आप रिफ्लेक्शन को छोड़ो, रिफ्रैक्शन से इमेज बना लो। आपने एक स्रोत का रिफ्रैक्शन के द्वारा इमेज बन रहा है, मान लो किसी लेंस के द्वारा इमेज बन रहा है, तो ये और वो कला संबद्ध हो सकते हैं। या मान लीजिए एक सोर्स के दो इमेज बना दिए आपने, तो वो भी आपस में कला संबद्ध हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप क्या समझ सकते हो कि एक ही स्रोत को दो पार्टों में बांट नहीं तो हो गया एक तरह से। एक ही स्रोत के बना दिए दो स्रोत, वो कला संबद्ध हो सकते हैं। अब एक चीज और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ, कई बार ये कंपटीशन में पूछी भी गई है। आगे आप एक प्रैक्टिकल पढ़ोगे, यंग का प्रयोग, यंग का द्विरेखा छिद्र का प्रयोग, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके बोलते हैं अंग्रेजी में। और एक आता है थिन फिल्म वाला एक्सपेरिमेंट, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो ग्रेजुएशन लेवल का। लेकिन बस मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास स्रोत होता है, एक स्रोत को दो पार्टों में डिवाइड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो उसके आयाम को विभाजित करके, एम्पलीट्यूड को विभाजित करके, और दूसरा तरंगाग्र को विभाजित करके। तरंगाग्र वाली बात तो आपकी समझ में आ रही होगी अच्छी तरह से। वेव फ्रंट के डिवीजन से, और वेव फ्रंट के डिवीजन से जो दो स्रोत बनेंगे वो आपस में डेफिनेटली क्या हो जाएंगे? कला संबद्ध हो जाएंगे। और वो यंग का जो प्रयोग है उसमें होता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तरंगाग्र का विभाजन करके, तरंगाग्र का विभाजन करके जो दो स्रोत प्राप्त किए जाते हैं वो किस प्रयोग में प्राप्त किए जाते हैं? तो आप बता दोगे यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में तरंगाग्र का विभाजन करके दो स्रोत प्राप्त किए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये ऐसा कैसे किया जाएगा? बड़ा सिंपल सा तरीका है। मान लीजिए आपने एक स्रोत लिया, ये S, और इस स्रोत से कुछ डिस्टेंस में एक आपने कोई चीज रख ली स्क्रीन टाइप की, और जो स्क्रीन टाइप की चीज है
उसके मिड पॉइंट से इसकी सीध के बराबर बराबर दूरियों पर 2 होल कर लिए। अब जब प्रकाश यहां से चलेगा आगे तरंगाकार के फॉर्मेट में बढ़ेगा तो वो यहां पे पहुंचेगा। अब जब यहां पे पहुंचेगा तो इससे प्रकाश बाहर निकलेगा और इससे भी प्रकाश बाहर निकलेगा। तो अब एक स्रोत से कितने स्रोत बन गए? इसको कहते हैं तरंगाग्र का विभाजन करके स्रोत प्राप्त करना। भाई जो तरंग आगे बढ़ रहा था वही तो बच गया 2 पार्टों में। अब 2 स्रोत बन गए S1 और S2, किससे बना लिए? एक ही स्रोत से। तो अब इन दोनों स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत माना जा सकता है। क्लियर? तो इस तरीके से देखिए इंटरफेरेंस को समझने से पहले हमें कुछ पॉइंट पढ़ने थे, उसमें अभी और एक आध पॉइंट की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपने जो समझा, एक तो अध्यारोपण के सिद्धांत को समझा अच्छी तरीके से। अध्यारोपण के सिद्धांत में आपने समान कला में मिलेगा तो क्या होगा और विपरीत कला में मिलेगा तो क्या होगा, यानी सुरंग के साथ और सुरंग गर्त के साथ मिलेगा तो क्या सिचुएशन होती है। और दूसरी बात, कला असंबद्ध स्रोत और कला संबद्ध स्रोत को समझा, और 2 अलग अलग स्रोत कभी भी कला संबद्ध नहीं हो सकते, उस बात को क्लियर आपने किया। और अगर नहीं होते तो फिर कला संबद्ध स्रोत कहां से आएंगे वो वाली चीज भी आप समझ गए। और एक और चीज, लेजर जो होता है ना, लेजर लाइट जिसको बोलते हैं, वो हाईली कोहेरेंट मानी जाती है। लेजर लाइट अपने आप में एक वर्णीय हाईली कोहेरेंट होती है, मोनोक्रोमेटिक हाईली कोहेरेंट। इसका मतलब 2 लेजर लेकर के आप कह सकते हो कि ये कला संबद्ध है, क्योंकि वो अपने आप में कला संबद्ध होती है। ठीक है।